नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, अमरनाथ जी की यात्रा आज 3 दिन के बाद फिर शुरू हुई जी। पहलगाम के रास्ते से गई, जम्मू से भी जत्था निकला। तालिब हुसैन जो लश्कर का कमांडर था, जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जिसका आना जाना था, उसको लेके आज प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं। 19 जुलाई से नामांकन पत्र दाखिल करने का समय है और अभी तक कोई भी, ना तो एनडीए ने ना ही अपोजिशन ने किसी भी कैंडिडेट का नाम सामने लाया है। आज सुरक्षा बलों को, सेना को बहुत बड़ी सुबह कामयाबी मिली जब अवंतीपुरा में 2 कट्टर टेररिस्टों को मार डाला, जिसमें एक जैश का कमांडर भी था। सबसे हम पहले बात करते हैं अमरनाथ जी की यात्रा की। अमरनाथ जी की यात्रा की त्रसादी के बाद यात्रा बंद थी, यात्रा को रोक दिया गया था और वहां से जितने भी यात्री थे उनको निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जो है पहलगाम से यात्रा शुरू हुई, बालताल से यात्रा नहीं जा रही है और जम्मू से भी यात्रियों का जत्था आज सुबह यहाँ से निकला है। सबसे पहले ये खबर आप बताते हैं जी, और उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस यात्रा पे, इस त्रासदी पे के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उस भी आपसे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए ना, इसमें यात्रा को लेकर 2 बातें साफ तौर पर उभर रही हैं। एक तो यह है कि यात्रा पवित्र गुफा के बाद जो हादसा घटा, उस हादसे ने सबको स्तब्ध किया और दुखी किया, परेशान किया। लेकिन बावजूद उसके दूसरी बात यह है कि श्रद्धालुओं को उस सामने कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। भगवती नगर जो हमारा कहा जाए आधार शिविर है अमरनाथ श्राइन बोर्ड का, भक्तों की, श्रद्धालुओं की आमद लगातार बड़ी मात्रा में बनी हुई है। बात करें हादसे की, इसमें बड़ी हैरानी होती है कि नए से नए पेज सामने आ रहे हैं। मसलन पवित्र गुफा के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने अस्थायी रूप से अपना वहाँ सिस्टम लगाया था ताकि मौसम का पूर्वानुमान हो सके, सिर्फ रसगुल्ले चाय पीने के लिए नहीं। पहले ये खबर उड़ी, 24 घंटे तक, 36 घंटे ये खबर चलती रही कि बादल फटा है और जिसकी वजह से सैलाब आया और जो भवन की सीढ़ियों के पास से पवित्र गुफा की बाजार था, लंगर था, वो बह गए। उनका कोई अता पता अभी तक अधिकृत तौर पे नहीं बताया गया। 36 घंटे के बाद जागा मौसम विभाग और वो कह रहा जी वो बादल नहीं फटे थे, बारिश आई थी। बिल्कुल, इस पर सवाल कई खड़े होते हैं कि भाई साहब, आपका जब दफ्तर वहां लगाया गया था, उपकरण लगाए गए थे, किसी लगाए गए थे? को मटर गश्ती के लिए नहीं। आपको बताना चाहिए था कि बारिश होगी, बादल फटेंगे, ग्लेशियर फटेगा। क्या फटेगा? हादसा हो गया। 36 घंटे बाद आपकी नींद खुल रही है, आप कह रहे हैं बारिश हुई थी इसलिए सारा ये मामला हुआ है। तो मैं समझता हूं पहली कोठाई मौसम विभाग की है, इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। आपने कैसे लोगों की आस्था पर हमला किया, कैसे वो बेगुनाह बेकसूर लोग मौत के घाट उतर गए, कैसे उतरे? नंबर 2, आरोप ये भी लग रहे हैं, जो लोग वहां से, कुछ जम्मू से हमारे पत्रकार साथी गए, उनके बेहद संगीन आरोप है। कहते हैं कि बिल्कुल पवित्र गुफा की सीढ़ियों से बिल्कुल बेहद करीब लंगर लगाने की इजाजत दे दी गई, उस जगह पर जो कि मट्टी वाली जगह थी, जरा सी बारिश आए तो बंदा चल आगे बढ़ जाए। बाजार लगाने की कोशिश की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने 2 दिन पहले जो सवाल उठाया था, पहले तो हम समझ रहे थे कि ये राजनीतिक सवाल हैं, लेकिन अब लगता है उनके सवालों में दम है। वो वही सवाल उठा रहे हैं जो जम्मू से गए पत्रकारों ने उठाए हैं अपने वीडियो। ये मौसम विभाग के जो वहां बैठे हैं पत्रकारी बैठे हैं जी, हमने भी चर्चा की कि बादल फटा। बिल्कुल, तो जब कुदरत कहा भी गया था, कुदरत की तरफ से ऐसा होता है तो उस पर इंसान का बस नहीं रहता। बिल्कुल, इस बात की चर्चा हो रही थी जी। लेकिन जब ये विभाग कह रहा है कि बादल नहीं फटे, जी, अगर बादल फटे होते जी,
तो कम से कम 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, इतनी तेज तब क्या बारिश तबाही होनी थी? ये 32 से 32 सेंटीमीटर बारिश हुई है जी मिलीमीटर, जी सॉरी मिलीमीटर बारिश हुई है। जी इसलिए वह बादल फटने की कोई ऐसी जो चीज नजर नहीं आ रही कि बादल फटे। जी अगर बादल नहीं फटे, जी बारिश ऊपर बहुत ज्यादा हुई है, जी तो वो तो पानी का रास्ता है, रास्ता वो तो पानी का रास्ता है। बिल्कुल। उस रास्ते के बीच में आपने किस तरह से टेंट लगा दिए, आपने किस तरह से वो लंगर लगा दिए, बिल्कुल किस तरह से वहां बाजार को रख दिया। ये सब चीजें जो है एक बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ये ठीक कहा आपने। हमने भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को बड़े आसान से बड़े छोटे तरीके से लिया कि एक पॉलिटिशियन राजनीतिक हो इनका सकता इनका है। काम ही यही है हाँ। कि कहीं भी कुछ हो उसके उसके ऊपर अपनी बिल्कुल। स्टेटमेंट, अपोजिशन का जो काम है। बिल्कुल लेकिन अब जब हम गौर से देखते हैं, जब हमारे साथी वहां से वापस आ रहे हैं, बिल्कुल वो हमें बता रहे हैं वहां की कंडीशन, बिल्कुल वो उससे ये पता चलता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अगर जो बात कही है उसमें सच्चाई, इस बात को मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, मैं मौसम विभाग से सबसे ज्यादा हैरान हूं कि मौसम विभाग वहां लगाया गया इसीलिए कि भाई आशंका थी कि कोई मौसम कुदरत की तरफ से कहर न टूटे। भाई साहब 36 घंटे बाद आपको होशियारी है। 36 घंटे बाद पहले तो बयान यही आया ना, सरकारी ऑफिशियल बयान ये थे कि वहां बादल फटा और ये सैलाब आया। हर जगह यही चल रहा था, चैनलों पे हो, सरकारी मीडिया में हो। लेकिन अब अचानक एक यू टर्न आया मौसम विभाग की तरफ कह के कि जी वो तो बारिश हुई थी। भाई साहब अगर बारिश हुई थी इसमें तो और आप फंस रहे हैं। इसका मतलब आपका पूर्वानुमान कहाँ गया? और अगर पूर्वानुमान गया तो आपने 36 घंटे पहले, आपको उससे पहले आपने क्यों नहीं लगा दिया जो लोग रस्ते में बैठे थे, कच्ची मिट्टी अपने टेंट लगा के बैठे थे? तो मैं समझता हूं इस पे, हालांकि इस पे पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है इतनी बड़ी घटना के ऊपर, कहीं कोई से ये सवाल नहीं उठ रहा सिवाय फारूक अब्दुल्ला के कि इस मामले की जांच की जाए। ये खुद मैं समझता हूँ अमरनाथ श्राइन बोर्ड को खुद पहल करनी चाहिए, 100 मोटर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार वैष्णो देवी पे हादसा हुआ तब भी श्राइन बोर्ड की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हुए थे, और अब भी, अब ये अमरनाथ यात्रा के श्राइन बोर्ड का मतलब क्या है? सिर्फ बैठ के करना और मीटिंग करें? पूरे देश के, दुनिया के लोग आते हैं। 2-2.5 साल से यात्रा नहीं हो रही थी, और मैं हैरान ये हूं कि केंद्र की मोदी सरकार इसे लेके इतनी गंभीर थी कि इसको इतनी बेहतरीन तरीके से यात्रा कराई जाए कि लोग याद करें कि यहाँ पे 2.5 साल बाद यात्रा हुई और हमें आनंद आ गया। लेकिन आपने तो निचले लेवल पर नौकरशाही ने ऐसा खेल किया, कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ जिस प्रकार सोशल मीडिया पर हमारे जो जिनका जिक्र करें, सुरेंद्र शर्मा या ललित खजूरिया, ये जो लोग गए वहां से, उन्होंने वहां से वीडियो डाले हैं। तो मैं समझता हूँ इस मामले की खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भले उंगलियां उनकी ओर भी आए, चूंकि वो चेयरमैन श्राइन बोर्ड के, चूंकि सारा सिस्टम तो ही देख रहे थे ना, स्टेट की सेंटर तो कह रहा था। तो मैं समझता इस पे जांच होनी चाहिए, जांच भी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। नहीं तो लोग कहेंगे कि इनके लिए कोई आदमी, कोई श्रद्धालु कोई महत्व नहीं रखता, ये केवल अपना कार्रवाई कागजी पूरी करेंगे और जो गए सो गए। और हैरत की बात यह कि आप देखिए ना, आज चौथा दिन है, जो लोग लापता हुए जिनके बारे में ये खुद कहा जा रहा है कि 40 लोग लापता है। अब हमें नहीं पता आंकड़ा कम है या ज्यादा है। अगर 40 लोग ही मान लें, कौन खा गया 40 लोगों को? कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हम सलूट करेंगे भारतीय सेना को कि भारतीय सेना वहां पर ऐसी ऐसी मशीनें लेकर आई है कि वो लगा के नीचे पता चलता है कि कोई है या नहीं है। डॉग्स लाई भारतीय सेना। मैं कह रहा हूं भारतीय सेना हर मुसीबत में, जब भी मुसीबत हमारे जम्मू कश्मीर में आई है, वो हमेशा देवदूत की तरह आगे बढ़ी है और मदद की है। और हम समझते हैं कि इसमें अगर बेहतरीन सबसे ज्यादा काम किया है और किया जा रहा है, SDRF NDRF तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बढ़कर जो सेना की ड्यूटी क्या है, दुश्मन के छक्के छुड़ाना, वो आंतरिक मामलों में लगी हुई है। हम सलूट करते हैं सेना को। और दूसरी बात है कि हम समझें कि उपराज्यपाल साहब को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जो भी दोषी इसमें है, नोडल अफसर जो जिम्मेदार थे, आखिर कैसे आपने लगने दिए, क्या नाम है, लंगर के टेंट, बिल्कुल बाजार कैसे लगने दिया? ये तमाम बातें हैं, ये सवाल उठेंगे। अभी कुछ लिए इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो लोग लापता हैं वो कहीं से मिल जाएं।
जबकि आंध्र प्रदेश मैं देख रहा था कि आंध्र प्रदेश ने कहा 30 बंदे तो हमारे यहाँ से लापता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए पूरा देश इतना बड़ा है और अगर इतने मिलीमीटर बारिश में ये सब तांडव हुआ है और बादल फटता तब क्या तबाही होनी थी। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं कुप्रबंधन किया और प्रबंध करने में घोर लापरवाही आपने की। सीजे आपने बात की कि अभी भी लोगों में जोश कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। और यहाँ पे जो भगवती नगर में इन्होंने बनाया है आश्रम जहाँ पे से यात्रा शुरू होती है वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल। अब आपको भगवती नगर की बात बताता हूँ जी। वहाँ इतना मिसमैनेजमेंट है जी। लोग आ रहे हैं और जम्मू के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जम्मू में श्रद्धा बहुत है। बिल्कुल। लंगर लगाए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है रात को मुझे फोन आ रहा है वहां से फोटो भेजे जा रहे हैं कि वहां पे जो लंगर है जो लांगड़ी वहां से लाए हुए हैं जी। वो रात को शराब के नशे में धुत पड़े होते हैं, वो सारा ड्रग्स ले रहे हैं, बाकी नशे कर रहे हैं। उसकी वजह से वो पुजारी वहां परेशान है, वहां पे जो यात्री आएगा वो परेशान है, वो रात को वहां पे इनका तांडव हो रहा है वहां पे। और मुझे ये समझ नहीं आती जबकि उस सिक्योरिटी इतनी है वहां पे, वो किस तरह से शराब और नशे की चीजें अंदर जा रही हैं। बिल्कुल। किस तरह वो वहां पे वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कभी भी हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन इस वक्त जो है लांगरियों के ऊपर जो खासकर ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है। बहुत से एक नहीं, सब लंगरों की बात नहीं कर रहा, कुछ लंगर ऐसे हैं यहाँ के लांगरी जो है वो रात को शराब के नशे में धुत है और वो ड्रग्स ले रहे हैं वहां पे। देखिए मैं समझती हूँ इस मामले में इमीडिएट जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हमारे डीसी जम्मू जो भी हैं उनको इस मामले में सो मोटो लेना चाहिए, उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। अच्छा वीडियो वायरल हो रहे हैं, बाहर से जो महिला पुरुष जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अंदर एंट्री करने में दिक्कत आ रही है। वीडियो तमाम तरह के सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। या तो ये कि वो फेक वीडियो है, ये तय करे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी है जम्मू के। और मैं समझता हूँ केवल आप कागजी में और अखबारों में मीडिया में वाहवाही कर दें जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, असली परीक्षा आपकी इस मामले में। मैं समझता हूँ यात्रा इस साल जिस उम्मीद के साथ जम्मू के लोगों ने लखनपुर से लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरह लंगर लगाए और उत्साह दिखाया, और ख़ास तौर से मैं फिर बार बार इसी जिक्र करता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उन्होंने विशेष दिलचस्पी ली क्योंकि 2.5 साल बाद होने आ रहा है। और अगर नौकरशाही यहाँ उनके मन की मुराद के विपरीत काम करेगी तो फिर कौन देखेगा, चाहे वो भगवती नगर का आधार शिविर हो या बाबा भोलेनाथ की पवित्र गुफा के पास जो शुक्रवार रात शाम हादसा घटा है। आखिर किसी को तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सीजे आज यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है जी। तालिब हुसैन जो आतंकवादी जी जिसका भारतीय जनता पार्टी के जम्मू में बहुत बड़ा उसका आना जाना था दफ्तर में जी। और उसको लेके आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तालिब हुसैन जो लश्कर कमांडर था लश्कर का, भारतीय जनता पार्टी के साथ नेताओं के साथ फोटो छपी है, उसको लेके प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, हमने भी फोटो जारी की थी। अब चीज ये है कि होम मिनिस्टर के ऑफिस में ये कहते हैं पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे कई पत्रकार इनकी बातों में आकर इनकी बातें ही चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कहते हैं जी वो पत्रकार बन के आया था, मुझे बताइए कितने पत्रकार आप लेके गए थे दिल्ली होम मिनिस्टर के ऑफिस में? बिल्कुल। और होम मिनिस्टर की कुर्सी के पीछे कितने पत्रकार खड़े थे? बिल्कुल। वहां तो छोड़िए, वो तो बहुत बड़ी बात है, वहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। आप यहां बताइए होम मिनिस्टर के पास कितने पत्रकार खड़े किए थे आपने? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप उसको किस तरह से कह रहे हो पत्रकार बन के आपके पास आया? ये सब चीजें ऐसी हैं जो सब बातें बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश शाखा है उसके अंदर बहुत बड़ी कमी आ रही है। देखिए मैं 2014 का जब चुनाव था विधानसभा का, मैंने तभी कश्मीर में बहुत सी चीज़ें देखी, उनका जिक्र करना ठीक नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन ये तो इंतहा हुई है लश्कर के कमांडर पे पकड़े जाने पे। और प्रदेश अध्यक्ष ये उनका बयान खुद ही खंडन करता है आपस में। एक तरफ कह रहे हैं वो न्यूज़ पोर्टल के तौर पर मुझे मिला, एक तरफ कह रहे हैं कि 4 साल उसने कहा जी मैं आपकी वहाँ राजौरी में कार्यक्रम करवाना चाहता हूँ।
और जो और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गृह मंत्री तक कौन लेके गया उसे। बिल्कुल। गृह मंत्री की भाई जो पार्टी अध्यक्ष के साथ या पार्टी का डेलीगेशन है, गृह मंत्री उनको थोड़ा मना करेंगे, पार्टी का उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन नेता वहां पर गृह मंत्री के द्वार पर लेके गया इनको, किसी की तो जिम्मेदारी फिक्स हो। और आप अब टर्न कर रहे हैं जो मीडिया पर कर्मी बन गया था, क्या तमाशा। मैं आपको ये बता दूं, जब भी गृह मंत्री, जब डिफेंस मिनिस्टर, जब कोई भी वीवीआईपी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्रीडेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट को लिया जाता है। बिल्कुल। वो भी उनको उनमें सेलेक्ट किया जाए। हाँ। यहाँ जम्मू के जो मान्यता प्राप्त अखबार है उनसे बहुत कम, बिल्कुल, पोर्टल को तो लिया ही नहीं जाता। बिल्कुल, वो कैसे लेंगे उसको। वहां पे मोबाइल को चलाना कहा मना है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके उनके पास कैमरे है, कैमरे लेके वो जाते हैं। बिल्कुल। और इसके पास लेके मोबाइल है, और मोबाइल लेकर 1.5 फुट की पाइप को लेके वो होम मिनिस्टर के पास चला गया। बिल्कुल। और हम है कि इनको पूछते हैं कहाँ हो भैया, हमसे बात करो। हाँ। हमसे दूर भागते हैं। बिल्कुल, इससे उनको पता है ना कि हम सीधे सीधे सवाल करेंगे जिसमें उनको लगता है कि हम सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोगों को ये फेस करना नहीं चाहते प्रदेश बीजेपी का नेतृत्व। जैसे क्या वजह है कि आप हर पोर्टल को जो आपको सूट करता है, ठीक है, उसको आप इंटरव्यू देते हैं। 4 बार आपसे संपर्क किया गया कि इस विषय पे हमसे बात कीजिए। उनको या तो लगता है कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसका वो जवाब देने में असमर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आज जो युवा कांग्रेस ने, उदय चिव ने जो प्रदर्शन किया, अध्यक्ष जो युवा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कहा है कि बताएं आपकी क्या लेना देना आतंकवादियों है। और वो भी लश्कर तैयबा का कमांडर, जो विदेशी मूल का पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, उसके कमांडर के साथ आपके छोटे बड़े तमाम नेताओं के फोटो छप रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक ऐसा विषय है जो आने वाले चुनाव में लाजमी तौर पर, बिल्कुल, चाहे वो केजरीवाल उठाए या कोई और उठाए, ये लाजमी तौर पर ये मुद्दा उठाए। और होम मिनिस्टर को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं देश के अंदर। राष्ट्रपति के चुनाव भी हैं, वो तो इसी महीने में। उनके तो जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों सामने आ गए हैं, एनडीए का भी और अपोजिशन का भी। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं जिनकी 19 जुलाई को नॉमिनेशन होनी है, नामांकन पत्र भर रहे हैं, और 6 अगस्त को इलेक्शन भी होना है। लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं डिसाइड कर पा रहा कि कौन होगा, उनका प्रत्याशी कौन होगा। नाम आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से किसी का भी नाम सामने नहीं आ रहा कि ये हमारे जो मेंबर नॉमिनेट कर रहे हैं जिनको उपराष्ट्रपति। नहीं, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ओपोजिशन की स्थिति तो इस टाइम बेहद नाजुक दौर में दिख रही है। जहां तक एनडीए की बात करें, एनडीए का मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी का लीडर, बीजेपी लेड बाय बीजेपी। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह के नाम मीडिया में उठे, पिछले दिनों मुख्तार अब्बास नकवी का उड़ा, इवन ये भी कहा गया कि हो सकता है वेंकैया नायडू को एक्सटेंशन मिल जाए, और जो गवर्नर साहब हैं उनका नाम उड़ा, मुस्लिम है, कई लोगों के नाम उड़े। लेकिन इस बीच ये भी ये गप समझिए या हकीकत समझिए, कहा यह जाता है आमतौर पे कि इस तरह के जब भी फैसले होते हैं, वो जो पत्ते होते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने बिल्कुल करीब रखते हैं, उनके पत्तों को कोई नहीं देख पाए तक। देखिए ना, प्रेसिडेंट के मामले में कितने नाम चले और आई आखिरकार द्रौपदी मुर्मू। तो मैं समझता हूँ इसमें गुलाम नबी आजाद का भी नाम लोग ले रहे हैं कि हो सकता है आखिरी घड़ी में नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद को वाइस प्रेसिडेंट के लिए एनडीए का कैंडिडेट बना दें। लेकिन ये मामला थोड़ा पेचीदगा इसलिए लगता है क्योंकि आजाद इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो अध्यक्ष बनाया जाना, उस मामले में अपने चहेतों को बनाने के चक्कर में तो रोक लगी। अब उनके समर्थक कहते हैं कि आजाद को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए जम्मू कश्मीर का, तो हम सब मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा अध्यक्ष जी कि आने वाले दिनों में मोदी साहब जो पत्ते रखेंगे अपने बिल्कुल सीने से लगाकर, वो कब और किसके नाम के खोलते हैं। ये 2-3 दिन में सामने आ जाएगा, बिल्कुल, समय बहुत कम है, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल ज्यादा दूरी नहीं है। स्थिति जी, आज सेना को और सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अवंतीपुर में एनकाउंटर में 2 खूंखार आतंकवादी जो है मारे गए, जिसमें एक जैश का कमांडर भी था, कैसर कोका। बिल्कुल, और ये मतलब एक ऐसा अवंतीपुर का रूट है जिसमें श्रीनगर जाने के लिए साउथ कश्मीर के लिए एक हाईवे है, और अमरनाथ की यात्रा के लिए भी लोग वहां से निकलते हैं। और बहुत
जुड़ा हुआ एरिया है। बिल्कुल। और ये इसके लिए नहीं, आप ठीक कह अच्छी रहे हैं। कामयाबी। देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, जितने ऑपरेशन चल रहे हैं कश्मीर में, इसमें मुख्य तौर पर जो भूमिका है वो भारतीय सेना की। हाँ। क्रेडिट भले जम्मू कश्मीर पुलिस ले, कोई ले, लेकिन जो मेन दूल्हे हैं वो सेना के जवान हैं, जांबाज। मैं कह रहा हूँ परवाह ही नहीं करते, 100 टेररिस्ट खड़े होंगे, अरे एक रोज जवान लग जाएगा। शहादत दे रहे हैं, हाँ, फिर भी लड़ रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, लड़ रहे भारतीय हैं। सेना का जवाब नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि उसमें पुलिस की भूमिका इसलिए अहम होती है क्योंकि लोकल जो कहा जाए खबरें, वो खबरें पुलिस ही निकाल पाती है। और बाकी सीआरपीएफ चूंकि एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है और बेहतर समन्वय के साथ, अच्छी बात यह है कि सेना, पुलिस और सीआरपीएफ इनका तो बेहतरीन समन्वय चल रहा है। इन्होंने हाल के महीनों में इतने टेररिस्ट मारे हैं, लेकिन विडंबना ये है, ये जितने मारते हैं बाद में फिर एक दिन बयान ये आता है कहीं ना कहीं से कि अभी इतने आतंकी रह गए हैं। यानी कि आतंकियों के बनने का जो सिलसिला है वो अभी थमने का नाम दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही कहा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।